So good afternoon to all. If any of you have any question, put it in chat box. Once again, good afternoon to all. If you have any question, you are free to put it in chat box. I will try my best to answer. So no question from your side. Now it's my turn. Going to ask some question, you have to reply. Is my screen visible? ये आयुष वर्णमाल एटेफ लिखा हुआ है। ये एटेफ का आयुष वर्णमाल इधर किधर आ गया? दिस इज क्लास फॉर स्टैंडर्ड 9A. आयुष वर्णमाल एटेफ. अच्छा, तो लिखा हुआ है टेप, उसे करेक्ट कर लेना. पुराना नाम चल रहा है अभी. नाउ यू आर इन 9. चलो ठीक. क्वेश्चन नंबर 1. Question number 1, you have to answer through chat box. You people have to answer. On which date? किस तारीख को इंडिया became रिपब्लिक? किस तारीख को भारत गणतंत्र हुआ? फर्स्ट आंसर came from Ayush Kashyap. Right answer. After that, Ayush Barnwal. आयुष आंसर हम बोलेंगे, फिर आप देख लेना क्या लिखे हो. टाइपिंग मिस्टेक हो गया लगता है आपसे. उसके बाद रोहित राज. तो करेक्ट आंसर की बात करें तो पहला करेक्ट आंसर है इस प्रश्न के उत्तर में आयुष का, एंड आफ्टर दैट रोहित राज. So correct answer is 26 जनवरी 1950. 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हुआ. इंडिया बिकम रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950. बोलने में कभी कोई मिस्टेक हो जाए तो करेक्ट कर लेना. हिचकने वाली बात नहीं है. कभी कभी फ्लो में, बोलने के फ्लो में, क्रम में व्यक्ति सोच कुछ रहा होता है, मुंह से निकल कुछ जाता है. We all are human being. Now the next question. अगला प्रश्न आप लोगों से है. अगला प्रश्न आप लोगों से है कि भारत, प्रश्न सुनना, 15 अगस्त 1947 we became independent. 15 अगस्त 1947 को हम लोग आजाद हुए. गवर्नर जनरल कौन था? Who was the governor general? First governor general. तो इन प्रश्नों को मैं करता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप अपनी पिछली पढ़ाइयों को भूलो नहीं. यस, गुड. रोहित राज, करेक्ट आंसर. बहुत बढ़िया. चलो बाकी बच्चे लगता है सोच रहे हैं. एंड द आंसर इज लॉर्ड माउंटबेटन. लॉर्ड माउंटबेटन. 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए. पंडित जवाहरलाल नेहरू became the prime minister according to the proposals of the Britishers. लॉर्ड माउंटबेटन को हम लोगों ने कंटिन्यू कराया कि आप रुकिए कुछ समय तक.
तो लॉर्ड माउंटबेटन को हम लोगों ने गवर्नर जनरल के पोस्ट पर रखा। लॉर्ड माउंटबेटन के जाने के बाद सी राजगोपालाचारी गवर्नर जनरल हुए। सी राजगोपालाचारी was the first Indian and the last also to be the governor general। अच्छा, सी राजगोपालाचारी आखिरी गवर्नर जनरल हुए, उसके बाद क्या हो गया बताओ? कोई आंसर कर सकता है? चलो मैं बोल देता हूं क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे। सी राजगोपालाचारी के बाद जो है 26 जनवरी 1950 का दिन आया और संविधान सभा के सदस्यों ने तय किया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने तय किया कि वे भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे जब तक कि राष्ट्रपति के लिए विधिवत कॉन्स्टिट्यूशनल नियमों के अनुसार चुनाव न हो जाए। नाउ यस, वेरी गुड, रोहित का आंसर आया कि गवर्नर जनरल का पोस्ट एंड कर दिया गया। यस, ठीक है। सी राजगोपालाचारी के बाद 26 जनवरी 1950 का दिन आया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नियुक्ति, ही बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और गवर्नर जनरल का जो पोस्ट है वो खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं चैप्टर में बच्चों। एज यू नो, we are going through chapter number 1, what is democracy, why democracy, what is democracy, why democracy। यह वह चैप्टर है जिससे हम लोग अभी गुजर रहे हैं। व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है, क्यों लोकतंत्र। और आज हम लोग बढ़ेंगे जहां कल छोड़े थे, और कल हम लोग छूटे थे पेज नंबर 2, 3, 4, 5, पेज नंबर 5, लास्ट पैराग्राफ। बच्चों आप अपनी किताब में देख लेना क्या कौन सा पेज है। अगर पुरानी किताब होगी तो यह पेज नंबर निश्चित तौर से चेंज हो जाएगा, नहीं होगी तो शायद पेज नंबर 5 ही हो। हम लोग जिस पॉइंट को पढ़ रहे हैं वह पॉइंट है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। तो वी आर गोइंग थ्रू फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, और पहला फीचर था कि डेमोक्रेसी में जो निर्णय है वह चुने हुए लोग लें, ठीक है, उनके पास ही पावर हो निर्णय लेने का, डिसीजन मेकिंग का। यह अगला पॉइंट है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और इसमें हम लोगों ने चाइना का एग्जाम्पल सबसे पहले देखा। चाइना, तो हम लोगों ने सबसे पहले चाइना का एग्जाम्पल देखा। चाइना में एक ही पार्टी के सदस्य चुने जाते हैं और सरकार में एक ही पार्टी बनी हुई रहती है। लीडर कभी कभी चेंज कर जाते हैं लेकिन पार्टी वही रहती है, बिकॉज देयर इज ओनली वन पार्टी, और सम पार्टीज बट दे आर द सपोर्टर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। अब एक और एग्जांपल इसी पॉइंट के लिए किताब ने दिया है, वह है मैक्सिको का एग्जांपल। मैक्सिको, ध्यान दीजिएगा। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930, सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930, 1930, 1930 में आजाद हुआ कौन? मैक्सिको। अब मैक्सिको कहाँ है दुनिया के नक्शे पर? दुनिया के नक्शे पर मैक्सिको है कहाँ? तो मैक्सिको आपको, ये थोड़ा सा एरर हो गया, ये मैं बनाने का प्रयास कर रहा था नॉर्थ अमेरिका का मैप, तो ये नॉर्थ अमेरिका कुछ इस तरह से है, ठीक है। ये इसमें आपको ऊपर कनाडा है, फिर यूएसए है, और यूएसए के नीचे जो है ये आपको मैक्सिको है, और उसके बाद फिर यहाँ शुरू हो जाता है, ठीक है, साउथ अमेरिका।
खैर, मैक्सिको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नीचे देश है। तो 1930 में मैक्सिको आजाद हुआ, ठीक है। इलेक्शन हुआ वहां पर, आफ्टर एवरी 6 ईयर टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट, और तब से बराबर 6 साल पर राष्ट्रपति चुनने के लिए मैक्सिको में इलेक्शन होता है। द कंट्री हैज नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल। देश में, मैक्सिको में कभी भी मिलिट्री रूल नहीं रहा, ठीक है, ना वहां डिक्टेटरशिप रही। बट अंटिल 2000, लेकिन 2000 तक, 2000 तक हर एक इलेक्शन, एवरी इलेक्शन won by पार्टी कॉल्ड PRI। इसका फुल फॉर्म याद रखना, इसका फुल फॉर्म याद रखना। क्यों? क्योंकि फुल फॉर्म जो है सीधा नहीं है। इस ये जो है PRI, फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म पीछे से शुरू हो रहा है। जनरली फुल फॉर्म पहले लेटर से शुरू होता है, जैसे NDA, नेशनल डिफेंस अकादमी, या फिर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अब यहाँ देखो PRI है पार्टी का नाम शॉर्ट में, लेकिन शुरू हो रहा है फुल फॉर्म आई से, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। तो 2000 तक PRI ही सत्ता में रही। जो ऑपोजिशन थे डिड कंटेस्ट इलेक्शन, चुनाव में ऑपोजिशन पार्टियां भी खड़ी होती थी। मैक्सिको में 1930 से लेकर 2000 तक PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी की सरकार रही। चुनाव में ऐसा नहीं कि दूसरे लोग नहीं खड़े होते थे, बट नेवर मैनेज टू विन, लेकिन कभी दूसरे विरोधी जीत नहीं पाए। ये हो सकता है कि लंबे समय तक कोई एक पार्टी सत्ता में रहे, और कोई एक पार्टी अगर लंबे समय तक सत्ता में है, इसमें बुराई नहीं है। लेकिन बुराई किसमें है? अगर चुनाव में धांधली हो। अब यहां देखते क्या हो रहा है। तो ऑपोजिशन कभी भी जीत नहीं पाया, ठीक है, बट नेवर मैनेज टू विन। द PRI वाज नोन टू यूज मेनी डर्टी ट्रिक्स। अब ये जो है ये खराब बात है, दिस इज रॉन्ग। PRI के जीत के पीछे डर्टी ट्रिक्स हुआ करती थी, डर्टी ट्रिक्स। यह नहीं होना चाहिए। अगर यह कहीं पर है कि कोई डर्टी ट्रिक्स से जीत रहा है, देन देयर इज नो डेमोक्रेसी, कोई लोकतंत्र वहां नहीं है। All those who were employed in government offices had to attend its party meeting। अब मैक्सिको में था क्या कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको सरकार का, उस पार्टी का मीटिंग में जाना पड़ता था जिस पार्टी की सरकार थी। टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स, जो शिक्षक थे गवर्नमेंट स्कूल्स के, वे पेरेंट्स को, बच्चों के पेरेंट्स को फोर्स करते थे कि आप PRI के लिए वोट करें। ये गलत चीज है, ये गलत है। टू फोर्स समवन इन इलेक्शन मीन्स देयर इज नो डेमोक्रेसी। मीडिया लार्जली इग्नोर्ड द एक्टिविटीज ऑफ ऑपोजिशन। मीडिया जो है, मैक्सिको की मीडिया ऑपोजिशन को जगह ही नहीं देता, ठीक है। अगर ऑपोजिशन का जिक्र कर रहा है मैक्सिको की मीडिया, उस समय ऑपोजिशन के किसी नेता का नाम लेती थी तो केवल क्रिटिसाइज करने के लिए, बुराई करने के लिए। सरकार का नेता का तारीफ और विपक्ष के नेताओं का बुराई, ओनली कंप्लेन। तो ऐसे PRI जो है सत्ता में बनी हुई थी। समटाइम्स द पोलिंग बूथ्स were shifted from one place to another in last minute।
which made it difficult to people to cast their vote. कभी कभी सरकार के लोगों को लगता था कि अरे उस जगह हमको वोट नहीं मिलेगा, उन लोगों का पोलिंग बूथ लास्ट मिनट में चेंज, क्यों, वहां वोट नहीं मिलने वाला, उसको चेंज कर दो। अब लोग जान रहा है कि हमको यहाँ वोट करने जाना है, लेकिन पता चला कि 10 किलोमीटर दूर चला गया बूथ, कौन जाता है वोट करने, शायद एक दो पहुंच जाए। तो ऐसे गंदे हथकंडों को अपना करके पीआरआई सत्ता में बनी हुई थी, एंड दिस इज रॉन्ग फॉर डेमोक्रेसी, which made it difficult for people to cast their vote. The PRI spent, जो PRI थी वह बहुत लार्ज सम मनी एक्सपेंड करती थी कैंपेन में। मतलब वो जो ऊपर लिखा हुआ वो तो है ही, एक और डर्टी ट्रिक्स, चुनाव में खूब सारा पैसा, क्योंकि सरकार में है, सरकार में थी, उसके पास पैसा था देश का, उस पैसे को घुमा फिरा के अपना प्रचार में खर्च करना। आज भी यह होता है, कई देशों में होता है, अपने देश में भी होता है, लेकिन एक लेवल है। लेकिन वहां बिल्कुल एकदम खुल्लम खुल्ला दुरुपयोग सरकारी पैसे का, जस्ट टू कैंपेन फॉर अ पार्टी, एंड दैट वाज पीआरआई। तो इन कारणों को देखें, इन बातों को देखें, तो मैक्सिको में डेमोक्रेसी नहीं थी। वाई? बिकॉज द इलेक्शन वाज नॉट फ्री एंड फेयर। इलेक्शन फ्री और फेयर नहीं था। आगे का पॉइंट, आगे है should we consider the election described above as example of people electing their ruler? आपसे क्वेश्चन कर रहा है बताने के बाद कि ऐसा इलेक्शन को क्या हम वो ऐसा इलेक्शन कह सकते हैं जो डेमोक्रेसी बोलता है? रीडिंग दिस एग्जाम्पल वी गेट अ सेंस दैट वी कैनॉट, देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स हियर। अगर हम लोग एग्जाम्पल जो देखें और जो हम लोग समझते हैं लोकतंत्र को, तो सेंस क्या बनता है कि नहीं, मैक्सिको में उस समय डेमोक्रेसी नहीं थी। रीडिंग, देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स हियर इन चाइना, द इलेक्शन डू नॉट ऑफर द पीपुल एनी सीरियस चॉइस। अब चाइना की बात कर लें तो वहां कोई चॉइस थोड़े ना है, एक ही पार्टी का लोग खड़ा है, इसको चुनो उसको चुनो, एक ही पार्टी का चुनाएगा। They have to choose the ruling party and the candidate approved by it. Can we call this a choice? जो चाइना में होता है, एक पार्टी का ही कोई खड़ा है चुनाव में, दूसरा विपक्ष में कोई है ही नहीं, तो क्या उसको चुनाव बोलेंगे? उसी पार्टी के दो तीन लोग खड़े हैं, ये जीते चाहे वो जीते, पार्टी वही रहेगी। Mexican example, people seemed to really have a choice, but in practice they had no choice. मैक्सिको का अगर एग्जाम्पल देखें, लोगों के सामने चॉइस है, दूसरी पार्टियां हैं, लेकिन नाम मात्र के लिए। ठीक है, दूसरी पार्टियां बस केवल मीडिया की, ठीक है, नेगेटिव टिप्पणियों को सुनने के लिए। तो इस तरह से अगर देखें तो मैक्सिको में भी डेमोक्रेसी नहीं थी। देयर वाज नो वे द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड इवन इफ पीपल वेर अगेंस्ट इट। दीज आर नॉट फेयर इलेक्शन। मूविंग टू नेक्स्ट पैराग्राफ, we can thus add a second feature to our understanding of democracy. Holding election of any kind is not sufficient. तो इस तरह से हम लोग दूसरे आर्गुमेंट की तरफ चल रहे हैं कि केवल चुनाव हो जाना, कैसा हो चुनाव हो जाना, ये डेमोक्रेसी नहीं है। चुनाव कैसा होना चाहिए? फ्री एंड फेयर, फ्री एंड फेयर। द इलेक्शन मस्ट बी फ्री एंड फेयर, अदरवाइज देश में डेमोक्रेसी नहीं। Now moving to the third point. अब देखो यहाँ एक कार्टून दिया हुआ है, यहाँ एक कार्टून, ठीक है, मैंने कई बार बोला
न्यूज में, चाहे वो टेलीविजन का न्यूज हो, पेपर का न्यूज हो, अक्सर आप कार्टून देखते हो। तो यहाँ एक कार्टून दिया हुआ है, यह छपा कहाँ? लैटिन अमेरिका में। लैटिन अमेरिका यानी कि जो नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट हो गया, साउथ अमेरिका कंटिनेंट। साउथ अफ्रीका कंटिनेंट जनरली नोन एज लैटिन अमेरिका। तो यहाँ देख रहे हो डेमोक्रेसी बनाया जा रहा है मनी बैग्स के ऊपर, पैसे के ऊपर। ये डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हर जगह पैसे का बोलबाला है। राजनीति में जिनके पास पैसा है उन्हें आसानी हो जाती है राजनीति में आना। पैसा नहीं है वैसे लोग भी राजनीति में आते हैं, लेकिन उन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। नाउ मूविंग अहेड, थर्ड पॉइंट, 1 person 1 vote 1 value। 1 person 1 vote 1 value। Now, earlier we read about how the struggle for democracy was linked to the demand of universal adult franchise। एक शब्द आया है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। चलो जल्दी से इन शॉर्ट इसका आंसर दो। आंसर थ्रू चैट। डिफाइन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। डिफाइन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, शॉर्ट में लिखो, जल्दी से इंतजार कर रहा हूं। वेरी गुड, आयुष कश्यप। आयुष कश्यप का आंसर आ गया एंड द आंसर इज राइट। ओनली वन स्टूडेंट हैज रिस्पॉन्डेड। केवल एक बच्चे का आंसर आया एंड दैट इज नाउ द सेकंड आंसर इज ऑन माय स्क्रीन एंड इट्स फ्रॉम आयुष बर्नवाल एंड द आंसर ऑफ बोथ स्टूडेंट्स आर राइट। दोनों बच्चों के आंसर सही हैं। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स 18 साल का कोई हो गया है या उससे ऊपर का है, राइट टू वोट फॉर हिम और हर। अ पर्सन of 18 or above have right to vote। 18 साल के हो गए या 18 के ऊपर के हैं तो वोट देने का अधिकार है। आयुष 8F को 9A कर लेना, क्योंकि अक्सर हम देख रहे थे हमको कंफ्यूजन हो जा रहा है, कह रहे हम दूसरे क्लास में तो नहीं आ गए। नाउ मूविंग अहेड, क्या है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? मतलब 18 या 18 के ऊपर के हैं तो राइट टू वोट। This principle has now come to be accepted almost all over the world। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को, ये उम्र क्या होगा अलग अलग देश में अलग अलग है। हमारे देश में ही पहले 21 साल था, जो 21 साल के होते थे उसके ऊपर के होते थे उन्हें राइट टू वोट था। बाद में इसे 18 साल कर दिया गया एंड नाउ इट इज 18 इटसेल्फ। आज भी 18 ही है। अब देखो यहाँ कुछ पॉइंट्स है। पहला पॉइंट, अंटिल 2015 2015 तक इन सऊदी अरेबिया वुमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट। 2015 तक सऊदी अरेबिया में महिलाओं को राइट टू वोट नहीं था। राइट टू वोट नहीं था। कहाँ? सऊदी अरेबिया, महिलाओं को। ठीक है, राइट टू वोट नहीं, डेमोक्रेसी नहीं। दूसरा, इस्टोनिया की बात, has made its citizenship rule in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote। अब इस्टोनिया में नागरिकता को लेकर के ही ऐसा नियमावली थी, कानून थी कि वहां रहने वाले रशियन माइनॉरिटी के लोग, जब सिटीजन में ही मुश्किल हो रहा है सिटीजनशिप लेना, तो सोच लो राइट टू वोट कितना डिफिकल्ट रहा होगा।
एक अगला एग्जाम्पल फिजी। फिजी, तो फिजी में एक बार ऐसा हुआ कि इंडियन ओरिजिन लोगों की आबादी ज्यादा हो गई, वहां झगड़े भी हुए। छोटा सा देश है फिजी में, बहुत सारे इंडियन गए अंग्रेजों के समय में, अंग्रेज ले गए खेती बाड़ी कराने के लिए। तो उस फिजी में हुआ क्या कि इंडियंस की आबादी इंडियन ओरिजिन की, वहां की अपनी आबादी से ज्यादा हो गई, टेंशन हो गया। तो फिर एक व्यवस्था बनाई गई। इन फिजी द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजिनियस फिजी हैज मोर वैल्यू देन दैट ऑफ इंडियन फिजियन। तो वहां ये व्यवस्था की गई कि इंडियन व्यक्ति का, इंडियन ओरिजिन का एक वोट का वैल्यू जो होगा उसका दुगना होगा। ठीक है, इंडिजिनियस फिजी के वोट का वैल्यू। पॉइंट नंबर 3, अगेन आई एम रीडिंग। इन फिजी द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच, फिजी में इलेक्टोरल व्यवस्था ऐसी की गई, बनाई गई, दैट द वोट ऑफ एन इंडिजिनियस फिजी की, इंडिजिनियस फिजी का वोट, ठीक है, more value than that of an Indian Fijian. Now the next point, democracy is based on a fundamental principle of political equality. यहां समझने की जरूरत है कि डेमोक्रेसी फंडामेंटल प्रिंसिपल पॉलिटिकल इक्वालिटी पर बेस्ड है। इट गिव्स अस द थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। और इस तरह से बच्चों, इतना कुछ पढ़ने के बाद हमारे सामने अब तीसरा फीचर है डेमोक्रेसी का, और वह है, ठीक है, कि इंडिया में हर कोई का एक वोट होगा, एक वैल्यू होगा। ठीक है, वन वोट वन वैल्यू। नाउ मूविंग अहेड, आगे देखो, अगले पेज पर चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट पेज, रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। अब इस पॉइंट को हम लोग देखेंगे, और यहाँ एग्जांपल है आपको जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे, रूल ऑफ लॉ। तो अब तक हम लोगों ने डेमोक्रेसी का 3 फीचर देखा। नंबर 1, डिसीजन जो है, मेजर डिसीजन, वह इलेक्टेड लोगों के द्वारा होना चाहिए। दूसरा फीचर था कि जो चुनाव है वह फ्री एंड फेयर हो। और तीसरा फीचर था वन वोट वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। एक व्यक्ति है तो एक वोट वो दे, और उस वोट का वैल्यू भी 1 होगा। आगे देखो, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम व्हाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980। 1980 जिम्बाब्वे 1980 में आजाद हुआ। जिम्बाब्वे 1980 में, 1980 में आजाद हुआ। सिंस देन द कंट्री हैज बीन रूल्ड बाय जानु पीएफ। जानु पीएफ पार्टी का उस देश पर शासन रहा। द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल, इस पार्टी ने जिम्बाब्वे की आजादी की लड़ाई लड़ी थी। इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे, इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे। ठीक है, उसने एक लंबे समय तक, लगभग, ठीक है, 2017 तक यहाँ लिखा हुआ है, 2017 तक वो शासन में रहा। इलेक्शन वेर हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वॉन बाय जानु पीएफ। जिम्बाब्वे में चुनाव रेगुलरली होता था, लेकिन हर चुनाव में जानु पीएफ की जीत होती थी। प्रेसिडेंट मुगाबे was popular
बट आल्सो यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस। ये जो प्रेसिडेंट वहां थे मुगाबे साहब, मुगाबे पॉपुलर थे अपने लोगों के बीच में, लेकिन जीतने के लिए वे अनफेयर प्रैक्टिस भी करते थे। तो अनफेयर प्रैक्टिस में क्या आएगा? अनफेयर। अनफेयर प्रैक्टिस में आएगा लालच देना वोटर को, डराना, धमकाना, ठीक है। तो ये सब आएगा अनफेयर मीन में। इलेक्शन वेर हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वन बाय जानू पीएफ। प्रेसिडेंट मुगाबे was a popular was popular but also used unfair practices in election. Over the years, his government changed the constitution several times to increase the power of the president and make him less accountable. ये श्रीलंका की जो संसद है, वहां जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिम्बाब्वे का, ध्यान देना बच्चों, शायद लगता है मिस्टेक हो गया देश का नाम बोलने में। देश का नाम है जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे में संविधान में संशोधन किया गया और राष्ट्रपति की जिम्मेदारी कम कर दी गई। राष्ट्रपति की जिम्मेदारी कम कर दी गई, ठीक है, कि लोग उससे नाराज नहीं हो, राष्ट्रपति से, ठीक है। वो बोलेगा कि भाई हमारे पास कुछ है नहीं, पावर नहीं है, ठीक है। नाउ ओवर द इयर्स हिज गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान ही बदल दिया। ऑपोजिशन पार्टी वर्कर्स वेर हरास्ड एंड देयर मीटिंग डिसरप्टेड। जो सरकार है चुनाव तो कराती थी, लेकिन चुनाव में धांधली, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से। अब देखो यहां लिखा हुआ है ऑपोजिशन पार्टी वर्कर्स वेर हरास्ड। कोई ऑपोजिशन पार्टी वाला वर्कर है तो उसको हरास किया जाता था, ठीक है। उनके मीटिंग को, ऑपोजिशन पार्टी वाले के मीटिंग को डिस्टर्ब किया जाता था। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट वेर डिक्लेयर्ड इलीगल। पब्लिक प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन ये इलीगल घोषित किया गया। देयर वाज अ लॉ दैट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। कानून बनाया गया और एक कानून रहा वहां पर। कानून के अनुसार, उस कानून के अनुसार राष्ट्रपति की आलोचना आप ज्यादा नहीं कर सकते, एक दायरे के बाहर नहीं कर सकते। टेलीविजन एंड रेडियो वेर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गेव ओनली द रूलिंग पार्टी वर्जन। जो जिम्बाब्वे का जो मीडिया था उसमें बस केवल रूलिंग पार्टी का ही न्यूज आता था, रूलिंग पार्टी के लीडर्स की तारीफ हुआ करती थी। देयर वेर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर। अब ये ध्यान देने वाला बात है, देयर वेर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर इंडिपेंडेंट थे, वे स्वतंत्र रूप से छापते थे कहाँ क्या हो रहा है। एक मिनट रुक जाओ, पेज ऊपर नीचे हो गया। हाँ, ओके। नाउ राइट हैंड साइड, गवर्नमेंट हरास दोज जर्नलिस्ट हु वेंट अगेंस्ट इट। वैसे जर्नलिस्ट को भी हरास किया जाता था, पनिश कर दिया जाता था जो सरकार के विरुद्ध कोई न्यूज पब्लिश कर रहे हैं। द जजमेंट दैट वेंट अगेंस्ट इट एंड प्रेशराइज जजेस। जजेस को भी प्रेशराइज करता था जो सरकार के लोग थे। ही वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ ऑफिस इन 2017। इसको अंडरलाइन कर लेना। जो रॉबर्ट मुगाबे है उसको जबरदस्ती विरोध के जरिए ऑफिस से बाहर किया गया। एंड द ईयर वाज 2017 and the year was 2017. The example of Zimbabwe shows that popular approval of the ruler is necessary in a democracy, but it is not sufficient. यह जो एग्जाम्पल है वो दिखाता है कि पॉपुलर सपोर्ट तो होना चाहिए, लेकिन वही सब कुछ हो जाए ऐसा नहीं है, बहुत कुछ दूसरी बातों का भी ध्यान रखना होगा। पॉपुलर गवर्नमेंट
कैन बी अनडेमोक्रेटिक। ध्यान देना है बच्चों कि चुनी हुई सरकार, जनता के बीच पॉपुलर सरकार भी अनडेमोक्रेटिक हो सकती है, अनडेमोक्रेटिक हो सकती है। इफ वी विश टू असेस अ डेमोक्रेसी इट इज इंपॉर्टेंट टू लुक एट द इलेक्शन। बोल रहा है कि अगर डेमोक्रेसी को असेस करते हैं तो इलेक्शन को देखना होगा, इलेक्शन में घटनाओं को देखना होगा। बट इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट to look before and after the election. There should be sufficient room for normal political activity, including political opposition. In the period before election, this requires that the state should respect some basic rights of the citizen. ये जो बात है रूल ऑफ लॉ, रेस्पेक्ट एंड राइट, इसमें क्या बताया गया? इसमें यह बताया गया है कि जो भी शासन में है वो जहां पर भी है तो वे इस बात को देखें कि वे रूल्स का वायलेशन नहीं करें। अदरवाइज कोई व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है उस अफसर के विरोध में। तो बच्चों हम लोगों ने देखा, वी हैव सीन, we discussed 4 arguments in favor of democracy। अब तक हम लोगों ने अब जो देखा अभी वो था 4 आर्गुमेंट, 4 आर्गुमेंट्स जिसको दिया जाता है डेमोक्रेसी के पक्ष में। वे कौन सा था? नंबर 1, मेजर डिसीजन टेकन बाय द elected person. Number 2, free and fair election. Number 3, one person, one vote, one value. Number 4, what was it? Number 4 was rule of law and respect for right. Rule of law and respect for right. So that's all in today's class। आज के क्लास में ही इतना ही। कल हम लोग फिर इसी पॉइंट से आगे बढ़ेंगे। That's all. Have a nice day. God bless you all.